स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लगातार बिहार सत्याग्रह आश्रम में बने हुए हैं। सत्याग्रह आश्रम वही आश्रम जहां से समाज, बिहार का समाज अपने हक की, अपने हुकूक की आवाज़ उठा रहा है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ये सत्याग्रह आश्रम जो है वो स्थापित किया गया है। यहाँ पर तमाम लोगों का जमावड़ा लग रहा है। बिहार के समाज के हर एक वर्ग से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है, संवाद रखे जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ आज इस वक्त इंजीनियर कुमार शिवम मौजूद हैं, जो आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, बिहार सत्याग्रह आश्रम में जनसुराज से कैसे जुड़ने का क्या उद्देश्य है और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरिन जी, आप इस सत्याग्रह आश्रम में आई, गांधी के विचारों को दे रही है। गांधी यहीं से अपना दांडी यात्रा सत्याग्रह मार्च वगैरह शुरू किए थे, जिसे जानते हैं बिहार ये जयप्रकाश नारायण की धरती भी रही है। आपका सत्याग्रह में हम आपका स्वागत करते हैं। सत्याग्रह की धरती रही है बिहार, हम कहें कि ऐसे सामाजिक आंदोलनों की जिसने इतिहास में जगह बनाई है अपनी, और पूरे हम कहें कि देश में एक बदलाव की जो हम कहें कि हमने तस्वीर यहीं से देखी है। जब महात्मा गांधी भी आए, बापू बने यहाँ पर आकर के, तो इस तरीके के अभियानों के लिए बिहार जाना जाता है। लेकिन इतने सालों बाद अब जब बिहार इतने पीछे आ चुका है, आप कहें कि हर पैमाने पर पीछे आ गया है, तो इसको उठाने के लिए हर इंसान अपने एंड से कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर जी ने अब ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो इसे उत्थान के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब कुछ करेंगे। तो आप जैसे युवा जब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किस सोच के साथ, क्या सोचते हैं आप? विचारों से प्रभावित हैं, विचारधारा से प्रभावित हैं? ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। जो बिहार शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई हो या कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हो, बिहार जुड़ा हुआ है। आप आज़ादी की लड़ाई देखिए, ये बौद्धिक क्षमता वाला बिहार, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता वाला ये राज्य बिहार था। और आज़ादी की लड़ाई से गांधी जी के समय से देखिए, इसमें बिहार की अपनी अग्रणी भूमिका थी। उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तब कुछ हम लोग एक पार्टी का किसी का शासन था यहाँ। उसके बाद हमारे जयप्रकाश नारायण जी आए, जब इमरजेंसी लगी और उसको सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम यही बिहार के, यहाँ के बिहार के लायक जयप्रकाश नारायण किए। बात बिहार की हो रही है। इसके बाद आप देखिए, बौद्धिक क्षमता वाला बिहार है। आप देखिए पूरे देश में बिहार हमेशा बढ़ता गया, बिहार के साथ हमेशा एक ही होता गया। अब बौद्धिक क्षमता वाला बिहार है। हम नहीं मान रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री बनेगा। आप जहाँ विश्व पूरा आईटी सेक्टर का हब बना हुआ है, बेंगलोर बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, ये आईटी सेक्टर का है बिहार को होना चाहिए। आप जाइए विदेशों में, जाइए फॉरेन में, जाइए आईआईटी वगैरह में जाइए, लगभग छात्र बिहार के हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? फॉरेन अमेरिका में कर रहे हैं, कहीं इंग्लैंड में कर रहे हैं, बेंगलुरु में कर रहे हैं, गुरुग्राम में कर रहे हैं। आपने पिछले 10 सालों 15 सालों में देखे आईटी हब एक बिहार का भी होना चाहिए। लेकिन सभी पार्टियों को, कोई जो भी प्रधानमंत्री बना, चाहे जो भी कोई राजनीतिक शुरू किया, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो बिहार का बिना सहारा लिए नहीं आगे किया है। बिहार इसके पहले फर्स्ट आपने जब बदलाव की लहर 2014 में बही थी, तो बिहार 40 में 39 सीटें जीत कर दी थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार भी बिहार की तरफ देखने का मन नहीं किया, कुछ नहीं किया। इंडस्ट्री, आप आईटी सेक्टर ही नहीं यहाँ डेवलप किए। एक आपको आप पटना में यहाँ सत्याग्रह आश्रम है, यहीं से दूर दीघा में जाइए तो आईटी पार्क बना हुआ है, वहाँ सुअरों का बसेरा बना दिए मोदी जी। वहाँ आईटी पार्क में सुअर घूमता है। और यही बिहार के इंजीनियर आईटी सेक्टर में, हमको लग रहा है, सर्वे कीजिए, चाहे एआई सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का कोई भी सेक्टर हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर बिहार का मिलेंगे। बिहार स्टेट की भागीदारी है। लेकिन यहाँ बिहार में के नाम पे यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जो डेवलपमेंट हुआ। ये एक युवा के नज़रिए से आप बिहार को क्या मानते हैं कि इतनी बुरी जो दशा हो गई है बिहार की, वो राजनीतिक पार्टियों का जो निराश रवैया है, उनका नीरस रवैया है विकास के प्रति, वो रहा है, या फिर सिर्फ परिवारवाद? एकदम परिवारवाद और निराशावाद। परिवारवाद तो अलग बात हो गई। यहाँ बिहार को हक, आप बता रहे हैं, हम आईटी सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर में एक बिहार का कोई कंपनी नहीं है। इंश्योरेंस में कम से कम 10 लाख एम्प्लॉई हैं, और इसका बिहार का ऑनरशिप किसी एक आदमी के पास नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का एक यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। आपको बिल्डिंग सेक्टर का कोई मजबूत एंटरप्रेन्योर नहीं है। कोई सेक्टर में यहाँ है उन बिहारी को रोजगार दे। मैं तो अगर जनसुराज सरकार में आती है तो मैं इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर को पहले बिहार में डेवलप करूंगा। यहाँ तो साला इतना बौद्धिक क्षमता वाले बिहारी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप किया जाए तो कम से कम 1 लाख लोगों को हम तो रोजगार दे देंगे। कोई ऐसे मजबूत पिलर बिहार में कोई भी पार्टी, भाजपा की कोई भी या कोई भी पार्टी आज तक
इस पिलर को बिहार में डेवलप करने ही नहीं दी। कोई बिहार का उद्यमी बढ़ता है तो उसको पीछे खींच दिया जाता है उन लोगों के द्वारा। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इसी सोच के साथ काफ़ी इंटेलेक्चुअल एक बिहार का अपना लाल प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, जिसकी बिहार की बात के तहत उन्हें जन स्वराज के अभियान के तहत एक जन स्वराज की पार्टी को लॉन्च किया है। और उसमें हम जैसे युवा, आप जैसे युवतियाँ बिहार को इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। और हम लोग अब पूरे विश्वास के साथ इस व्यवस्था बदलाव को लाएंगे और बिहार को फिर पुनः बौद्धिक क्षमता वाला पुनः बिहार और सशक्त और मजबूत फाइनेंशियल स्तर से भी मजबूत बिहार बनाएंगे। इस कैंप में, जन स्वराज के कैंप में अगर हम देखें तो सिर्फ बिहार से नहीं, बिहार के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा के रोहतक से। अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा, हरियाणा के रोहतक से एक आए हुए हैं यहाँ पर कैंप में प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, इस अभियान में अपना कंधा लगाने के लिए इतनी दूर से। उन्होंने कहा कि आप खुशनसीब हैं, बिहार की धरती खुशनसीब है, यहाँ के लोग खुशनसीब हैं कि उनके पास प्रशांत किशोर है। हम चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जैसा अगर शख्सियत हमारे पास होती तो शायद हम अब तक बहुत बड़ा अभियान जो है हम इस खड़ा कर चुके होते और बहुत सफलता के साथ में हम अगले चुनाव में अपनी सरकार ला देते। एकदम आप सही बात बोल रही हैं। बिहारी हर जगह काम करता है, अपना कंधा लगाता है, हर किसी को मजबूत कर देता है। जब उसको मजबूती के काम आती है तो कोई काम में नहीं आता है। अब बिहारी अपने विषय की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है, अपने छोटे बच्चों का भविष्य देख रहा है। अब बिहारियों में ये अब बात नहीं रह गई है कि हम जिंदगी भर मजदूरी करके लोगों को कंधा लगाकर लोगों को बनाएं और अपना खुद बेटा के लिए नौकर बना दें। मेरा बेटा आज पढ़ लिख कर मालिक नहीं बन रहा है, नौकर बन रहा है। किसी आईटी कंपनी में 25,000 50,000 में नौकरी कर रहा है और बाहर जाकर वो आईटी कंपनी 5 साल खटाने के बाद एक बार गाली देती है। इतना अब शब्द जो कैमरा पर मैं नहीं कह सकता हूँ बिहारी करके, भाई बिहारी है, उसको उतना कंधा लगाने के बाद दिन रात अपना एक बौद्धिक क्षमता और लगन से, अपना शारीरिक मेहनत से वो कंपनी को बढ़ा देता है। उसके बाद उसी कंपनी का ऑनर और वो उसको गाली देकर हटाता है। इसी खुन्नस को मिटाने के लिए आप जैसे लाखों बिहारी जो खुन्नस झेल रहे हैं वो बिहार को बदलाव लाएंगे। हम लोग का इसमें 5 पहला आपने कहा पलायन बहुत बड़ी बात है। हम लोग बाहर जाके कमाते हैं, हमारे जो बिहारी हैं उनको सबसे बड़ी खुशनस पलायन को बंद करना है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का प्रथम 5 सूत्री मांगों में है पलायन को बंद करना। अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो 5 सालों में प्रथम साल का ये एकदम टारगेट काम होगा कि बिहार के प्रत्येक युवाओं को और जो रोजी रोजगार कमाने वाले हैं उनको कम से कम 15 से 20 हज़ार की रोजी की व्यवस्था की जाएगी। एकदम प्रथम बात ये है। उसके बाद 5 वादे जो हैं, जो जन स्वराज कर रही है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ये 5 चीज़ें हो जाएंगी, वो क्या है? वो सबसे पहले आपको पलायन बना के, उसके बाद बुजुर्गों को सम्मान। बुजुर्गों को हमारी सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार यहाँ बिहार में चल रही है पिछले कई सालों से, और बुजुर्गों को मात्र 400 रुपये पेंशन एक भीख की तरह दी जाती है। और ये इतना कम पेंशन किसी स्टेट में नहीं है। ये बिहारियों के लिए शर्म की बात है। जिस बिहार का लोग प्रधानमंत्री का सीट तय करता है, मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र सरकार में इतनी प्रभावी ढंग से काम करता है, और यहाँ इतने बड़े बड़े लीडर हुए, इतने बड़े बड़े एथी हुए, उसके बाद मात्र बुजुर्गों के सम्मान में मात्र 400 रुपये के पेंशन देते हैं। जन स्वराज इसको प्रथम ही कैबिनेट में इसको 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति पेंशन करेगी, 2,000 रुपये मिनिमम पेंशन करेगी। और महिलाओं को और युवतियों के लिए स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरी बात हमारी है, कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो महिलाओं को इंटरेस्ट पे जो मिलता है, उनको कर्ज सरकार की तरफ से बिजनेस करने के लिए, उद्यम लगाने के लिए वो 25% होता है, उसको वो 4% कर देंगे सालाना। आपको बता दें, ये बहुत अच्छी आप महिला हैं, महिला की बात उठा दी हैं। अब बिहार आपको एक ऐसा स्टेट है, ये 4% वाला बात जो बिहार को प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है। आप जाइए, महिलाओं को इतना टॉर्चर किया जाता है समूह लोन के नाम पर, जिसका जवाब नहीं है। आप जाइएगा हर एक समूह, यहाँ कम से कम 200 बैंक नॉन बैंकिंग कंपनियां काम कर रही हैं जो महिलाओं को ग्रुप बनाकर लोन देती है और 1 से 1.5% पर वसूलती है। और उनका काम है, उनका आप डाटा निकालिए, 1% भी उनका पैसा NPA नहीं है।
नॉन बैंकिंग कंपनी 1% भी एनपीए नहीं है। शाम तक उस महिला के दरवाजे पर जाकर बैठा रहता है अगर पैसा नहीं देता है, और वो बाहर की कंपनी, बाहर स्टेट की कंपनियां हैं, और उसके दरवाजा पर जबरदस्ती उससे गरीब से पैसा लेती है। अगर किसी कारण उसके घर के कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई तबीयत खराब, उसके बाद भी वो पैसा के लिए उसके दरवाजे पर लोग खड़ा रहता है। और बिहार में बाहर कमाने वाले मजदूर टाइप के लोग लगभग 70% है, उन लोग को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसी दर्द को समझते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर की और टीम ने एक तैयार किया हम लोग, जो 4% मात्र मिनिमम ब्याज पर उन हर एक महिलाओं को एक अच्छी रोजगार, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एक बिना शर्त का एक लोन दिया जाएगा। जो कोई भी गरीब महिला जिसको कोई गारंटी नहीं, उसको लोन दिया जाएगा ताकि अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सके। आप युवा हैं, आपने कहा कि आप पीएचडी करने के लिए आईआईटी तक भी गए, फिर उसके बाद आपको लगा कि बिहार को बदलने के लिए जो है युवाओं का कंधा लगाना बिहार में ज़रूरत है। प्रशांत किशोर जी से आपकी मुलाकात हुई, उनके विचारों से आप प्रभावित हुए और आप यहाँ पे जनस्वराज में जुड़ गए। सो आप जैसे वो तमाम युवा जो यहाँ के हालात से अब जो है वो बिल्कुल थक चुके हैं, यहाँ की सरकारों से ऊब चुके हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो रोज़गार के लिए जाते हैं, उन्हें 10 से 15 हज़ार का रोज़गार नहीं मिलता, अगर एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो बीपीएससी जैसे मुद्दे हो जाते हैं, धांधली हो जाती है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम में है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार तो मानव संसाधन वाला प्रदेश पहले से ही रहा है। मानव संसाधन ही हम लोग का प्रमुख है, यही है, उद्योग कहिए या धंधा कहिए। हम मानव संसाधन के विषय में हम लोग को जो रोजगार की बात है, ये प्रमुख मुद्दे हो जा रहे हैं यहाँ। अब मान लीजिए जो बिहार का युवा जो जा रहा है 10,000 15,000, इसके लिए प्रमुख बातें हैं। यहाँ कम से कम उसकी रोजगार की बात की जाएगी। प्रत्येक युवा को जब रोजगार दिया जाएगा, ये मजदूरों की फैक्ट्री बन के हमारी बिहार रह गई है। हर एक कंपनियाँ को जब भी लेबर सप्लाई या किसी की ज़रूरत होती है तो कहते हैं चलो बिहार में चले जाओ। तो अब बिहार मजदूर नहीं बनेगा। अब बिहार के बच्चे अपने प्रदेश में काम करेंगे और अपने परिवार के लिए आने वाले समय में वो कुछ मजदूर खटाने का भी काम करेंगे। आप देखिएगा प्रशांत, जब जनसुराज की सरकार आती है तो हम लोग का सबसे बड़ा मकसद है व्यवस्था को बदलना। यहाँ तब हमारी व्यवस्था बदली जब अन्य प्रदेश के लोग आकर हमारे यहाँ जो पहले खटते थे ऐसे खटेंगे, काम करेंगे, हम उन लोगों को अब रोजगार देंगे, तब हमारी व्यवस्था की परिवर्तन कही जाएगी और हम उसी सिद्धांत पर काम करेंगे। और हमारे साथ जो युवा हैं जो बाहर अन्य प्रदेशों में, हम लोग आईआईटी में गए या मैं बीजेपी में भी जब 2014 में हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं, नोट फॉर वोट या प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत तरह से काम किया। लेकिन भाजपा की सरकार हम लोग ने बिहारियों को जैसे पहले की सरकारों ने ठगने का काम किया वैसे ही ठग रही है। इसीलिए भाई पढ़ने मैं भी आईआईटी वगैरह गया, उसके बाद छोड़ के आया, कहा भाई पहले अपने स्वाभिमान के लिए जिया जाए। स्वाभिमान बहुत बड़ी बात है। हम तो पढ़ने के लिए कभी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम पढ़ के बहुत बड़े डॉक्टर हो गए या प्रोफेसर हो गए या कुछ भी बहुत अच्छे अचीव कर ही लेते, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जो बच्चों को यहाँ आने पर अगर सम्मान ही नहीं मिले, उनको स्वाभिमान ही नहीं मिले, तो जीने का क्या मकसद रह जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए और गरीब और के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कराने के लिए, अब देखिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, शिक्षा किसको नहीं मिल पाता है। हमने जहाँ तक ग्राउंड में गया है, गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलता है। गरीब का बच्चा 9th 10th तक किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाता है। मान लीजिए जो बहुत गरीब है 500 रुपया मजदूरी पर डे कर रहा है, किसी कारण से अपने बच्चों को 12th तक पढ़ा देता है। 12th तक पढ़ाने के बाद बेचारा अपने बच्चों को रोजगार के लिए भेजता है, तो कोई सरकारी रोजगार का यहाँ ये दशा है, जब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, वो भी हाथ से उनको छीन लिया जाएगा। और केंद्र की सरकार कोई सरकारी योजना निकाल नहीं रही है, कोई सरकार की भर्ती निकाल रही है और विभागों को बेचते चले जा रही है। और राज्य सरकार की बीपीएससी की एग्जाम की अभी चल रही है, देखिए कितने बड़ा हम लोग धरना किए, उसमें उस बीपीएससी का सीट बिका हुआ है, नीट का सीट खत्म हुआ है, आपको सिपाही भर्ती घोटाला में चला गया। तो भाई गरीब का बच्चा करेगा क्या? 12th ग्रेजुएशन करने के बाद वो करेगा क्या, हमको बताइए। उसके पास तो एक मानव संसाधन वाला काम रह गया है, उसको भी सरकार पैसे वाले और क्या बोले उसको धोखाधड़ियों से और सट्टरबाजों से एकदम चंगुल में फंसा हुआ है। आपने शिक्षक बहाली का देख लिया नज़ारा, जो भी 3.5 लाख बहाली, उसमें 50% अदर स्टेट के लोग आ गए, पैसे वाले लोग आ गए। तो बिहारियों को मिला क्या, गरीबों को क्या मिला? इसमें मिला, मैं गारंटी से कर सकता हूँ, उसमें 95% पैसे वाले के बच्चे नौकरी पकड़ लिए। 5% भी गरीबों के जो एक्चुअल गरीब थे, जिनको हक था, उस समाज के बच्चों को जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए थे, उनको रोजगार उनको नहीं मिला, सरकारी नौकरी।
ये आप डाटा उठा के देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये साथी जुड़े हुए थे जन स्वराज के, जिन्होंने बताया ये पूरे बिहार के समाज की वो घुटन है जब आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आए। लेकिन अब इतने सालों के बाद बिहार में एक हम कहें कि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, वो इसको समझ रही है। सो इस सत्याग्रह आश्रम में वो तमाम लोग आ रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक़ की बात करने के लिए। आप लोग भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो सत्याग्रह आश्रम आना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, प्रशांत किशोर जी से मुलाकात करना चाहें और उन्हें अपने हालात बताना चाहें, इस अभियान में वो योगदान लगाना चाहते हैं या कंधा लगाना चाहें, तो इस सत्याग्रह आश्रम के जो दरबार हैं, जो दरवाजे हैं, वो सब के लिए, पूरे बिहार के लिए खुले हुए हैं। यहाँ का एड्रेस बहुत आसान सा है। मरीन ड्राइव एलसीटी घाट के पास में ये सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया है। यहाँ पे प्रशिक्षण भी होता है, राजनीतिक प्रशिक्षण, कि आपको किस तरीके से समझदारी वो पैदा की जा सके कि सरकारें आपके साथ कितनी आसानी से धोखा कर देती हैं। फ़िलहाल इस लाइव सेशन में हम इतना ही आपके साथ, और अगले लाइव सेशन को हम जारी रखेंगे और इस तरीके के लाइव सेशंस आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।